हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी दिख जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब चीज़ हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। सबसे पहली बात, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स स्टडी कर लेते हैं। बेसिक्स मतलब कि जो आप 9th और 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक, तो उसी चीज़ को मैं एक शॉर्ट वे में आपको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आगे चलकर यदि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो हो सकता है यार आप में से कुछ बच्चे ये पार्ट को जान रहे हो पहले से, लेकिन बहुत कुछ आपको नया भी सीखने को मिलेगा। ठीक, तो इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ध्यान से आप कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना। ठीक, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री का डेफिनेशन जान लेते हैं, मतलब कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। ठीक, तो केमिस्ट्री को यदि डिफाइन करना हो तो मैं केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। तो देखो यहां मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, आप लोग खुद से वीडियो पॉज करके यदि कुछ नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लेना। ठीक, लेकिन नोट जरूर करना, ठीक है ना, नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी आप सभी के लिए। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को हमें डिफाइन करना। केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इट मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस or that branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter, which deals with the composition, structure and properties of matter। मतलब केमिस्ट्री में हम लोग इस तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं मैटर का। पहला तो कॉम्पोजिशन, दूसरा स्ट्रक्चर एंड थर्ड प्रॉपर्टीज। एंड प्रॉपर्टीज भी किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, कोई चीज जिस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है वो उसका कॉम्पोजिशन कहलाता है। जैसे मैं बात करूं इस चॉक की, तो ये चॉक क्या से मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें। ठीक, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से मान लो मैं चाय बना रहा हूँ, तो चाय का कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, मिल्क बोल सकता हूँ, मिल्क के साथ टी बोल सकता हूँ, चाय पत्ती जो भी बोलते हो आप लोग, और साथ ही साथ पानी हो गया और शुगर हो गया। तो ये शुगर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है, उसका कॉम्पोजिशन है चाय का। ठीक, तो कॉम्पोजिशन का मतलब वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक, तो इसी तरह से मैं यदि शरबत की बात करूं, शरबत तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वाटर के अलावा क्या रहता है, नींबू रहता है। नींबू के अलावा क्या रहता है, शुगर। शुगर में और फिर रसना और जो जो तुम डालना चाहते हो, जिस भी फ्लेवर का तुम शरबत बनाना चाहते हो बन जाएगा। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वो किस किस डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना है, वही उसका कॉम्पोजिशन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, मैटर के कॉम्पोजिशन के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में और मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, स्ट्रक्चर का मतलब क्या, हर मैटर, जैसे कोई भी मैटर किसी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना होगा ना। कोई भी मैटर की हम बात कर ले, जैसे मैं चॉक की बात करूं तो चॉक का कोई स्मॉलेस्ट यूनिट रहा होगा, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन से ये चॉक तैयार हुआ। तो हर एक मैटर क्या होता है, किसी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक, तो वो स्मॉलर यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। ठीक, तो उस चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अभी तो आप लोग जैसे पानी पीते हो, पानी का हम लोग कोई शेप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई शेप, यार पानी मोटा है, पतला है, दुबला है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं बोलते। मतलब कि वाटर का कोई शेप नहीं होता। लेकिन जब हम लोग वाटर के ज्योमेट्री पे आते हैं, यानी जब वाटर के सबसे स्मॉलर यूनिट क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर के जब मॉलिक्यूल पे आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल का अपना एक शेप ज्योमेट्री होता है और वो होता है बेंट शेप का। ठीक, तो वाटर का फार्मूला तो तुम लोग जानते ही हो, OH2, इस तरह से। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है यार, गैस का भी शेप होता है क्या, नहीं होता। लेकिन जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है। अब इसके स्ट्रक्चर से भी इसके प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर से बहुत सारा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका सॉल्युबिलिटी और भी बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो सब पे इफेक्ट पड़ता है स्ट्रक्चर की वजह से। तो हम लोग मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, हर एक चीज़ का अपना प्रॉपर्टीज होता है। जैसे इस चॉक का प्रॉपर्टी की बात करूँ तो क्या है, इसका प्रॉपर्टी ये लिखने के काम आता है। ठीक, इसी तरह से हर एक चीज़ का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है जिसके लिए हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं।
ठीक। तो इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के इसी 3 चीज़ का स्टडी करते हैं। पहला तो कंपोजिशन, दूसरा स्ट्रक्चर एंड थर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक, तो केमिस्ट्री को मैं इस तरह से ओवरऑल डिफाइन कर सकता हूँ। इट मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम लोग जान लिए कि मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो मैटर है, ये मैटर आखिरकार होता क्या है। ठीक, तो मैटर के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आओ, इसलिए थोड़ा यहाँ हम फास्ट लेकर चलेंगे। तो इसलिए थोड़ा आप लोग इधर उधर वीडियो देखते समय मत करना, एकदम बिल्कुल फोकस होकर आप लोग वीडियो को देखना, ठीक है ना। तो चलिए मैटर पे अब आ जाते हैं। आप लोग मैटर के बारे में जान रहे होंगे, मैटर को किस तरह से डिफाइन करते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग, ये आप लोग 9th में ही पढ़ के आए होंगे, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक, इसे क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। यानी कोई भी ऐसा चीज, वस्तु जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है, उसे मैटर कह देंगे। जैसे कि मैं बात करूं इस चौक की, क्या ये चौक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? यस, ये कोई ना कोई तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक, स्पेस का मतलब ये एरिया ले रहा है, वॉल्यूम ले कवर कर रहा है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा, एंड हैव मास, क्या इसका अपना कुछ मास है? यस, इसका कुछ तो मास होगा, ग्राम में, मिलीग्राम में मास कुछ तो है। तो इस तरह से हम चौक को क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। ठीक, यानी कोई भी ऐसा वस्तु जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसका कुछ मास होता हो, उसे हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। यदि मैं बात करूं, मैं मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो एज अ पर्सन मैं भी क्या हूं? एक मैटर हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं और साथ ही साथ मेरा मास भी है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा? ये मैं भी क्या हूं? एक मैटर हूं। मोबाइल फोन की बात करूं, मोबाइल फोन भी क्या मैटर है? क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस उसका अपना मास है। तो इस तरह से कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो मास, जिसका मास होता है, उसे हम लोग मैटर कह देंगे। कुछ चीजें हैं जो मैटर पे नहीं आता है, जैसे लव, अफेक्शन, एंग्री, ठीक, इमोशन, ये सब प्यार मोहब्बत, ठीक, इमोशंस, भावना, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं है, नॉन मैटर सब्सटेंस है। ठीक, क्योंकि ना इसका कोई जगह होता है, ना इसका कोई मास होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मैटर। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। आप लोग बस फोकस होकर इधर देखना, ये बिल्कुल बेसिक्स में बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। जैसा मैं बताया था कि बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए यदि कोई बच्चा मान लो 9th-10th में खूब मस्ती किया हुआ है और पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, तो यार वो तो खासकर ज़्यादा ध्यान देकर वीडियो देखना, ठीक है ना। क्योंकि अब बिल्कुल मैं बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फिर बाद में कोई ऐसा एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं कि यार सर मैंने ये तो 9th और 10th में नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसलिए अभी ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एकदम हर एक चीज़ मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। मैटर, तो मैटर को मैं 2 तरह से क्लासीफाई करता हूँ। एक तो इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब केमिकल चेंजेस के बेसिस पे केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल चेंजेस के बेसिस पे केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? तो आप लोग पढ़े हो, सॉलिड, आप लोग बोल भी नहीं सकते हो, चलो यार कोई बात नहीं, मैं ही बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग बस सुनो और देखो, एनर्जी हमें को वेस्ट करना पड़ेगा। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा? बोलो बोलो यार बोलो, क्या क्या बोल सकते हैं? पहला तो एक प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस आते हैं एंड मिक्सचर्स आता है। यार मेरे को ऊपर लिखना था, चलो कोई बात नहीं। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, किस किस में करते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में करते हैं। क्या क्या में करते हैं बच्चों? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में करते हैं। और मिक्सचर को क्या में क्लासीफाई करते हैं? तो मिक्सचर को भी फर्दर हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा, ये समझ जाना यार आप लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक।
अब फर्दर एलिमेंट्स को भी यार मैं काम करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना इसको। फर्दर एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। एलिमेंट्स को हम लोग क्या क्या में क्लासिफाई करते हैं? एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरा क्या होता है? मेटलाइट्स। ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो गया। इसी तरह से कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, कौन कौन सा? आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री तो उसमें भी बताया था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। तो यही पूरा क्लासिफिकेशन है मैटर का। यानी सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई किया गया फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। इसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर आता है। फिर प्योर सब्सटेंसेज को फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया गया है, और मिक्सचर को होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में, एंड कंपाउंड्स को किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। अब मैं शॉर्ट में ये सब कह दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं नोट्स पर प्रोवाइड करा दूंगा जहां आप लोग को इसके बारे में डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मैं जस्ट एक रिव्यू दे दे रहा हूँ शॉर्ट में। फिजिकल क्लास है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, आपको पता है। सॉलिड विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग। यानी पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके अलावा इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, हम लोग इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। फिर और इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो। यदि हम उस पर फोर्स लगाए और उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं, ठीक। जैसा कि मैं इस चॉक की बात करूं, मैं इस पर फोर्स लगाया, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे? ये इनकॉम्प्रेसिबल है। तो सॉलिड में नेचर होता है, सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हो गए सॉलिड्स के, विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल और अमंग द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांग, सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। और भी बोल सकता हूँ इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ये सब पॉइंट। लिक्विड और गैस, लिक्विड को मैं किस तरह से बोल सकता हूँ? इट डज नॉट हैव एनी शेप, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, बट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मैं मान लो एक, जैसे मेरे पास ये ग्लास है, मान लो ये ग्लास में कुछ वाटर फिल है, ठीक। यदि इस ग्लास से मैं कोई बड़ा ग्लास लिया हूँ, इस ग्लास का पानी को यदि दूसरे बड़े ग्लास में यदि डाल दूंगा तो क्या वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। जितना वॉल्यूम इस ग्लास में था उतना ही वॉल्यूम उस ग्लास में भी जाने पर होगा। तो इसलिए जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन ये चीज़ गैस में नहीं होता है। यदि गैस इस कंटेनर में बंद है, मान लो ये कंटेनर है क्लोज्ड कंटेनर, इसमें गैस बंद है, और इस गैस को यदि मैं किसी दूसरे बड़े कंटेनर में डालता हूँ तो फिर उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उस बड़े कंटेनर के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। यदि स्मॉलर कंटेनर में गैस रखा हुआ है तो वो स्मॉलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। किसी बड़े कंटेनर में उसी गैस को, उतना ही गैस को यदि रख देते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम वो उसी कंटेनर के इक्वल हो जाएगा। मतलब गैस का अपना वॉल्यूम होता ही नहीं है, वो उसको जिस कंटेनर में रख दोगे उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन सॉलिड का भी अपना वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी अपना वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं कि यार लिक्विड इसमें से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो पता चला हम आधा लीटर दूध मंगाते, उसको 2 लीटर वाले कंटेनर में डाल देते, आधा लीटर से दूध 2 लीटर बन जाता, कितना बढ़िया होता। बट काश ऐसा होता, लेकिन होता नहीं है। तो ये लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। इसके अलावा फिर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो क्या होगा? तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, जबकि सॉलिड में तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। देख रहे हो ना, अब ये पार्टिकल इतना स्ट्रांग होता है, क्या मैं अपने दोनों फिंगर को से इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मेरा फिंगर टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। दोनों फिंगर के बीच अभी भी मेरा सेपरेशन दिख रहा है। लेकिन यही चीज यदि मान लो मैं लिक्विड में अपने फिंगर को इस तरह से ले जाता हूं तो लिक्विड में मैं अपने दोनों फिंगर को टच कर सकता कि नहीं? बिल्कुल यार कर सकता हूं। क्यों? वहां पे मैं फिंगर को क्यों टच कर पाता? क्योंकि वहां पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से हम अपने फिंगर को बहुत ही इजीली टच कर पाते हैं। या फिर हम हाथ से
यदि मैं इस तरह से पानी में हाथ ले जाता हूँ तो क्या पानी मेरे हाथ को नहीं लेता है? ऐसा तो नहीं है, मेरा हाथ पानी में आसानी से चला जाता है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड में बहुत ही वीक है। और फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है, इट इज कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल। तो लिक्विड इज ऑल्सो इनकॉम्प्रेसिबल। अब ऐसा मत समझना कि लिक्विड कॉम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड को हम कॉम्प्रेस कर सकते नहीं। कॉम्प्रेस का मतलब अभी क्या बताए, कॉम्प्रेसिबल का मतलब यदि हम फोर्स लगाएं और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसे हम कॉम्प्रेसिबल कहेंगे। क्या लिक्विड मान लो किसी कंटेनर में बंद है और उसको मैं किसी दूसरे कंटेनर में रख दूं या फिर उसको किसी तरह से कॉम्प्रेस करूं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो इसीलिए लिक्विड भी क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। फिर गैस की बात करता हूँ। गैस क्या होता है, इट डज नॉट हैव एनी शेप ज्योमेट्री, साथ ही साथ इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। और फिर क्या बोल सकते हैं, गैस में मॉलिक्यूल का बीच का जो इंटरेक्शन होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी वीक, इसलिए तो गैस के पार्टिकल इधर उधर आराम से घूमते फिरते रहते हैं। और साथ ही साथ गैस को कॉम्प्रेसिबल कहेगा, इनकॉम्प्रेसिबल, तो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल का मतलब गैस को हम आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, यानी उस पर हम यदि प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ये तो हमें पता है। इसलिए गैस को हम लोग किसी भी कंटेनर में, ज़्यादा बड़ा कंटेनर है उसको छोटा कंटेनर में आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि गैसेस क्या होते हैं, कॉम्प्रेसिबल होते हैं। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ही लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। तो ये गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में था, ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में था। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन पे आ जाऊँ। केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं? तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक, तो विच हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, उसे हम लोग क्या कह देंगे, प्योर सब्सटेंस। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल क्लासिफिकेशन क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ये फिक्स होता है। जैसे मैं मान लो हाइड्रोजन लिखता हूँ तो हाइड्रोजन लिखूँ, ऑक्सीजन लिखूँ, वाटर लिखूँ, अमोनिया लिखूँ, NH3 लिखूँ। जब मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ तो क्या H लिखूंगा या H2 ही लिखूंगा? तो यार वो हाइड्रोजन हमें लिखना तो H2 ही लिखना पड़ता है, H और H3 मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है, मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, H2O में H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। क्या वाटर को मैं H2O2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड है। अमोनिया की बात करूं तो नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन के कितने आइटम आएंगे, इसमें 3 आइटम आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन होता है सब के सब क्या है, फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन का यदि मैं बात करूं मास की, तो हाइड्रोजन में मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का 2 ग्राम होगा। ठीक, तो तुम कोई भी हाइड्रोजन ले लो, कहीं से भी हाइड्रोजन गैस का तुम सैंपल ले लो, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन ले लो, या फिर किसी रिएक्शन में यदि H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है वहां से तुम सैंपल ले लो, या किसी फैक्ट्री में H2 गैस बनाया जा रहा है, या किसी लेबोरेटरी में H2 गैस बनाया जा रहा है, कहीं का भी तुम H2 गैस ले लो, उसके एक मॉलिक्यूल का मास जो आएगा वो 2 ही आएगा। यूनिट का बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 के साथ यूनिट क्या लगेगा, बस हमें इतना पता है 2। अब ये सब तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाय द वे मैं यहाँ बताऊंगा आप लोगों को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल H2 का मास क्या होता है, 2। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको याद होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से O2, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है मास नंबर, तो ऑक्सीजन का 2 एटम का मास क्या हो जाएगा, 32। तो इस तरह से मास नंबर ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। वाटर की बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 16। तो 16 + 2 18 मास हो गया इसका मास नंबर। इसी तरह से अमोनिया की बात करूं तो मैं 14 + 3 17 हो गया। तो तुम ये H2O तुम कहीं से भी ले आओ, H2O मान लो यार जो वर्षा हो रही है, ठीक, बारिश हो रही है, उस वाटर को मैं देख रहा हूँ तो उसमें भी वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ही होगा। तुम यार नल का पानी जो घर में आता है पानी, उसको तुम देखना चाहते हो, वहां भी वाटर का मास कितना होगा, 18 ही होगा। ठीक है ना? या फिर कोई भी तुम पानी ले लो यार, इंडिया का पानी ले लो, ऑस्ट्रेलिया का पानी ले लो, कहीं का भी तुम वाटर को देखोगे तो उसका मास कितना होगा, 18 ही होगा। इसी तरह से अमोनिया कहीं का भी तुम उठा लो, उसका मास कितना होगा, 17 होगा। मतलब जो कॉम्पोजिशन होता है एलिमेंट्स का और जो मास होता है वो फिक्स्ड रहता है प्योर सब्सटेंस में। लेकिन
यही चीज़ मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जहाँ कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं रहता। जैसे मैं बात करता हूँ शरबत की, सिंपल बात करता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, शरबत में यार 1 गिलास पानी लेता हूँ, उसमें शक्कर डालता हूँ, ठीक, फिर ऊपर से नींबू डालना है, जो डालना है डालो। तो होता क्या यार, 1 गिलास में कोई फिक्स है क्या कंपोजिशन कि 1 गिलास यदि हम पानी लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम हमें शुगर डालना है, ऐसा कुछ फिक्स कंपोजिशन है? बिल्कुल नहीं है। 1 गिलास में हम 5 ग्राम शुगर डालें तो भी हमारा शरबत बन जाएगा, 5 ग्राम की जगह पर 6 ग्राम डालें तो भी हमारा शुगर बनकर तैयार हो जाएगा, 6 की जगह पे 8 ग्राम शुगर डालेंगे तो भी हमारा शक्कर बन जाएगा। ऊपर से हम नींबू मन किया तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मतलब ये कि जो शरबत की हम बात कर रहे हैं, शरबत का अपना कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। तो इसलिए इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। यदि मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं तो एयर क्या है, तो एयर को क्या बोलेंगे, इट इज अ मिक्सचर, ठीक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसेस। तो इस तरह से प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर समझ में आया होगा। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किए हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो दो सब्सटेंसेस which cannot be further decomposed into simpler substances by any means। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, एलिमेंट्स आर दो substances which cannot be further decomposed into simpler substances by any means और बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब एलिमेंट को हम लोग किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या मैं हाइड्रोजन को फर्दर डिकम्पोज कर सकता हूँ HH में? नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी तरह से क्या मैं ऑक्सीजन को फर्दर डिकम्पोज कर सकता हूँ O और O एंड O में? नहीं कर सकता। मतलब एलिमेंट को हम लोग फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। और एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स याद रखिएगा सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। H2 क्या एलिमेंट्स है? यस, H2 एलिमेंट है। O2 एलिमेंट है? यस, O2 एलिमेंट्स है। क्या मैं H2O बोलूँ H2O एलिमेंट्स है? नो, इट इज नॉट एन एलिमेंट। क्यों? H2 अब सेम एलिमेंट से मिलकर नहीं बना है। O3 क्या एलिमेंट है? यस, O3 ओजोन, ओजोन भी एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। यानी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम ही होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या? ऑक्सीजन एटम है। 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर ही ना O2 बना होगा। O2 कैसे बना होगा? एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से ऑक्सीजन एलिमेंट हमारा बना। तो यदि मैं ऑक्सीजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट यूनिट यही है ना, ये वाला, तो ये क्या है? ऑक्सीजन ही तो है। इसी तरह से ये भी क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। तो जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कह देते हैं। एटम मॉलिक्यूल के डेफिनेशन पे भी बाद में आएंगे हम लोग। तो एलिमेंट के बारे में समझ में आया। तो एलिमेंट ये होता है। कंपाउंड्स क्या होगा? कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस, ठीक, विच कैन बी डिकम्पोज ओनली बाय केमिकल मैथड्स। यानी हम लोग कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर सकते हैं लेकिन केवल और केवल केमिकल मेथड से डिकम्पोज कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, क्या वाटर को मैं केमिकली फिजिकली डिकम्पोज कर सकता हूँ? फिजिकली का मतलब क्या होता है? मैं हीट देकर, टेम्परेचर देकर, और भी तुम लोग 9th में याद हो तो पढ़े होगे फिजिकल मेथड में क्या करते हैं, मैग्नेट लाते हैं। मैग्नेट से भी क्या होता है, बहुत बार मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर ले लिया, आयरन और सल्फर के मिक्सचर के पास यदि मैं मैग्नेट लाऊंगा तो आयरन वहाँ से सेपरेट हो जाता है, अपना सल्फर अपना अलग हो जाता है। तो आयरन मैग्नेट के मेथड से भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं मिक्सचर को। इसी तरह से सॉल्वेंट के हेल्प से भी हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है तो उसके लिए हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट लाते हैं। वो क्या करता, किसी एक को डिसॉल्व कर लेगा, दूसरा पार्ट डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो इस तरह से दोनों आपस में सेपरेट हो जाता है, ठीक। तो तो कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, केवल इसको हम लोग किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? ओनली बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड का मतलब रिएक्शन से। जैसे H2O को हमें सेपरेट करना है, डिकम्पोज करना है, तो H2O को पहली बात तो ये बताओ किस किस में डिकम्पोज होगा? H2 प्लस O2 में डिकम्पोज होगा।
H2O किस में डिकम्पोज होगा? H2 एंड O2 में। क्या ये किसी फिजिकल मेथड से डिकम्पोज होगा? क्या मैं वाटर को हीट दूंगा तो क्या ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यदि हीट दूंगा तो वाटर लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा H2 एंड O2, डिकम्पोज नहीं करने वाला H2 O2 यदि हीटिंग कर रहे हैं केवल। तो यदि हमको इसको डिकम्पोज करना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं H2O का एसिडिफाइड सॉल्यूशन में से, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है? H2O से H2 और O2 सेपरेट हो जाता है। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था? देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। मतलब वाटर को डिकम्पोज कर लिया हमने बाय केमिकल मेथड। ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ये क्या है? केमिकल मेथड से, ठीक। तो इस तरह से हम लोग केमिकल मेथड से कंपाउंड्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या बोलते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स को ना ही फिजिकल मेथड से ना ही केमिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और एक बात, कंपाउंड्स आर मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक, या डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, उसमें भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। यदि डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड्स कहलाएगा। सेम एटम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कह देंगे? एलिमेंट कह देंगे, ठीक। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आपको क्लियर रहा होगा आपको। अब फर्दर, अच्छा, फिर मिक्सचर का क्लासिफिकेशन। मिक्सचर में आता है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहते, किसे कहेंगे? तो दोज मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूनिफॉर्म। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर में है उसका यदि कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हुआ तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कह देंगे? होमोजेनियस मिक्सचर कह देंगे। जैसे मान लो यार मैं जो शरबत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शरबत में क्या होता है? पानी एंड वाटर एंड शुगर को मैं मिक्स कर दिया। वाटर और जब शुगर को मिक्स करता हूँ, सॉल्यूशन को स्टर कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है? शुगर पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी ये जो शरबत है उसका जो सॉल्यूशन है उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो चुका है। तो किसी भी शरबत के पार्ट को टेस्ट करोगे तो उसका जो स्वीटनेस होगा वो बिल्कुल हर जगह सेम होगा। तो इसलिए ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस कह देंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा? यदि कहीं कॉम्पोजिशन डिफरेंट आता है तो उसे हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर कह देंगे, ठीक। जैसे एयर की बात करूं तो एयर क्या होता है? एयर इज मेड ऑफ गैसेस, पता है ना। यदि गैसेस से मिलकर बना तो होमोजेनियस में आएगा या हेटेरोजेनियस में आएगा? तो ध्यान में रखिएगा, एयर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि एयर में तो सर ने बताया कि 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। यार तो बराबर नहीं है। यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पार्ट में सेम अमाउंट में हर गैस प्रेजेंट होता है। किसी भी तुम पार्ट को यदि वहाँ से लेते हो, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एयर है, इस एयर को मैंने पकड़ा, ठीक। इसी तरह से मैंने यहाँ का एयर को पकड़ा। यदि मैं इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का बाय वॉल्यूम जो उनका रेशियो होगा, वही रेशियो इस वाले भी पार्ट में होना चाहिए, इस वाले सैंपल में भी होना चाहिए। कहीं से भी तुम सैंपल उठाकर ले आओ, उसमें रेशियो जो होना चाहिए वो सेम। और एक चीज याद रखना, जब भी दो गैसेस को मिक्स किया जाता है, जब भी तीन गैसेस को मिक्स किया जाता है, ठीक है, दो गैसेस, तीन गैसेस, चार गैसेस का मिक्सचर लिया जाता है तो वह हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। यानी जब भी गैसेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो ऑलवेज किस टाइप के मिक्सचर होते हैं? होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि गैसेस आपस में एक दूसरे से आसानी से बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसलिए जो भी गैसेस के मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनियस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। हेटेरोजेनियस, अब मैं मान लो यार ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर की बात करूं, ठीक। यदि ऑयल और मैं वाटर को मिक्स कर दूं, क्या वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोग 9th में पढ़े होंगे, मैं वो सब स्किप कर रहा हूँ। एलिमेंट्स में क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो। मेटल्स क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, विच आर डक्टाइल, विच आर मैलिएबल, विच आर सोनरस, विच आर क्या बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, विच मेक्स विच प्रोड्यूसेस साउंड। ये सब मेटल का प्रॉपर्टीज होता है। नॉन मेटल्स के भी बारे में जान ही रहो, जस्ट इसका ऑपोजिट। और मेटलॉइड्स क्या हो जाएगा? जो प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम लोग क्या कह देंगे? मेटलॉइड्स। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। फिर कंपाउंड्स, कंपाउंड में भी दो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो देखो यार, बहुत बार बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि ऑर्गेनिक किस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे और किसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक। तो देखो यार, मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ऐसे कंपाउंड कहेंगे जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, मतलब एनी कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एंड वन कार्बन प्रेजेंट इन देम। यानी किसी कंपाउंड में एटलीस्ट एक कार्बन और एक हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। ठीक, जैसे CH4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? यस बिल्कुल है, क्योंकि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ C2H6, ये इथेन का फार्मूला है, पढ़े होंगे आप लोग 10th में, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ C3H8 की, C3H8 क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, और फिर मैं बात करता हूँ C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। और फिर मैं मान लो C12H22O11 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से मैं मान लो NH2CONH2, ये आप लोग पहली बार हो सकता है देख रहे हो, सुन रहे हो। ये किसका फार्मूला है? यूरिया का। ठीक है, किसका फार्मूला है? यूरिया का। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन हमें दिख रहा है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? ठीक, तो बहुत ही इजी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचाना। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर नॉट, मतलब ऐसे डिफाइन कर, दोज कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे उन्हें हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। H2O भी क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। NH3 ये भी क्या हो गया? NH3 अमोनिया, ये भी क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें भी देख सकते हो हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? या दोनों नहीं है, वो क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, HCN किधर आएगा? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होगा? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक में आ जाएगा। पोटेशियम साइनाइड KCN किधर आएगा? इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम और साइनाइड, यहाँ पे देख रहे हो कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आप लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अब डिस्टिंग्विश कर लोगे आसानी से। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे मैटर का कंप्लीट होता है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग शॉर्ट में नोट्स भी बना लेना और मैं आप लोगों को इसका जो PDF फॉर्मेट है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लोग नोट करते चलना।